जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एलटी ग्रेड, जीआरसी, जीडीसी, केबीसी और यूजीसी नेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप लोग क्लास से जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आप लोग जितनी ज़्यादा संख्या में उपस्थित होंगे क्लास को पढ़ाने में या पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और ये काम आप करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। और जो साथी चैनल पे नए आते हैं या नए जुड़ते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, या फिर आप किसी और टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर चाहते हैं, या फिर कुछ और सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग भूगोल के जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे वो आपके टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 15 क्वेश्चन होंगे, यानी 15 प्रश्नों को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने जो है वो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1 कहता है, मुंडा और संथाल जनजातियों किस राज्य की निवासी हैं? मुंडा और संथाल जनजातियां किस राज्य की निवासी हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है बिहार, ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कहता है झारखंड। तो मुंडा और संथाल जनजातियां किस राज्य की निवासी हैं, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। मुंडा और संथाल जनजातियां जो हैं ये झारखंड राज्य की निवासी हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किस स्थान पर जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी? किस स्थान पर जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है जमशेदपुर में, ऑप्शन बी है बम्बई में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है जूनागढ़ में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में की थी। आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक अयो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ध्यान से सुनिए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक अयो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है जामनगर गुजरात में, ऑप्शन बी है बरौनी बिहार में, ऑप्शन सी है मथुरा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है बीना मध्य प्रदेश में। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ स्थित है? क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जामनगर गुजरात। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक पेट्रोकेमिकल
कॉम्प्लेक्स जो है वो गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब होता है तो क्या घटनाएं घटित होती है, क्या स्थिति होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कहता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन बी कहता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन सी कहता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और ऑप्शन डी कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये इनमें से कोई घटना नहीं होती है जब सूर्य ग्रहण होता है। तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण के समय कौन सी घटना इनमें से होती है, तब जाके आपका सूर्य ग्रहण होता है, या किस घटना के कारण आपका सूर्य ग्रहण जो होता है ये होता है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। आप लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर सभी लोग जो चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी भी लगाती है, सूर्य भी लगाता है पृथ्वी के, तो ये सब जब चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाते समय एक समय ऐसा आता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चक्कर लगाते हुए चंद्रमा आ जाता है ना। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चक्कर लगाते हुए चंद्रमा आ जाता है, उस समय आपका सूर्य ग्रहण होता है। उस समय क्या होता है? आपका सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने के कारण आपका सूर्य ग्रहण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 कहता है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन बी कहता है भारत और म्यांमार के बीच। ऑप्शन सी कहता है भारत और चीन के बीच। जबकि ऑप्शन डी कहता है, सॉरी यहाँ पे भारत होगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, ऑप्शन डी आपसे कहता है भारत और अफगानिस्तान के बीच। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? और रेड क्लिफ जो रेखा है ये किन दो देशों के बीच की सीमा है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान इन दो देशों के बीच की जो सीमा है वो आपका रेड क्लिफ रेखा है। इसे नाम दिया गया है रेड क्लिफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 है कि पश्चिमी भारत में थार मरुस्थल के विद्यमान होने का सबसे युक्ति संगत स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? पश्चिमी भारत में जैसा कि आप लोग जानते हैं थार मरुस्थल स्थित है। तो पश्चिमी भारत में जो थार का मरुस्थल स्थित है, इसके विद्यमान यानी इसके स्थिति होने का जो सबसे युक्तिगत संगत जो स्पष्टीकरण है वो क्या होगा? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कहता है गर्मी के कारण नमी का वाष्पित हो जाना, यानी इस वजह से आपका जो थार मरुस्थल विद्यमान है। ऑप्शन बी कहता है कि गंगा की घाटी की ओर बहने वाली हवाओं के मार्ग में आरावली की पहाड़ियों द्वारा अवरोध डालना, इस वजह से ये मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन सी कहता है कि राजस्थान के उत्तर दिशा में किसी भी पर्वत के विद्यमान नहीं होने से यहाँ पर्वतीय वर्षा का नहीं होना, इस वजह से ये विद्यमान है। या ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कारण है, क्या युक्तिगत होगा, क्या स्पष्टीकरण है कि थार का जो मरुस्थल है वो पश्चिमी भारत में विद्यमान है? क्या कारण होगा इसका, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा की घाटी की ओर बहने वाली जो हवाओं के मार्ग है उसमें अरवाली की पहाड़ियों द्वारा अवरोध डालना, इस वजह से आपका पश्चिमी भारत में जो थार का मरुस्थल है इसके विद्यमान होने का सबसे युक्तिगत संगत या स्पष्टीकरण जो है वो आपका यही है कि गंगा की घाटी की ओर जो बहने वाली हवाओं हैं, जो हवा है, उनके मार्ग में अरवाली की पहाड़ियों द्वारा क्या किया जाता है? अवरोध डाला जाता है। आ गई बात समझ में साथियों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद है? किस बांध के निर्माण को लेकर
तमिलनाडु और केरल राज्य, इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद है, आपको यही बताना है। ऑप्शन ए कहता है मुल्ला पेरियर बांध, ऑप्शन बी कहता है मेतुर बांध, और ऑप्शन सी कहता है कृष्णा राज सागर, ऑप्शन डी कहता है भांगड़ा नांगल बांध। तो किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल, इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद उपस्थित है, यही आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मुल्ला पेरियर बांध। इस बांध को लेकर तमिलनाडु और केरल राज्य, इन दोनों के बीच में विवाद है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन क्या कहलाता है। ध्यान से सुनिए, वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कहता है मृदा धावन, ऑप्शन बी कहता है मृदा क्षरण, ऑप्शन सी कहता है मृदा विस्फण, और ऑप्शन डी कहता है मृदा का गाद बनाना या बनना। तो बताइए, वायु अथवा जल के द्वारा जो भूमि की ऊपरी सतह होती है उसका निष्कासन होता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा क्षरण। वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन आपका मृदा क्षरण कहलाता है। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलान किया गया है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है। ऑप्शन ए कहता है नैवेली लोहा, खेतरी सोने की खान, और झरिया कोयला, राउरकेला एल्यूमिनियम। तो इनमें से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है, आपको यह बताना है। ठीक है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब होगा, बताइए। बताइए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया। झरिया यानी कोयला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें ये बताया गया कि किस जोड़े का सही मिलान किया गया है। झरिया, झरिया मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि झारखंड समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो खनिज उत्पादक राज्य हैं भारत के अंतर्गत, जो खनिज उत्पादक राज्य हैं जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य जो हैं ये आपके कोयला का उत्पादन करते हैं। ठीक है, झारखंड हो गया आपका, और उड़ीसा हो गया, और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य आपके क्या करते हैं, ये तीनों राज्य आपके कोयला का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब रही बात कि ये तीनों गलत क्यों हैं, तो देखिए लोहा जो है, लोहा इसका उत्पादक राज्य है आपका उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया आपका क्योंकि नैवेली जो है यहाँ पे लोहा का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद खेतरी यानी सोने की खान, इसका भी आपका जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, तो ये आपका गलत हो गया। राउरकेला एल्यूमिनियम की बात कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। तो इस वजह से आपका सही आंसर जो है वो होगा झरिया कोयला, है ना। ये आपका सही जोड़ा है और इसका सही मिलान किया गया है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो लोहा तथा इस्पात के लिए आपके जमशेदपुर झारखंड प्रसिद्ध है, बरनपुर पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है, भद्रावती कर्नाटक का प्रसिद्ध है, बोकारो झारखंड का, राउरकेला उड़ीसा का। देखिए राउरकेला में आपका लोहा भी बनता है, लोहा का उत्पादन होता है। और वहीं बात करें राउरकेला उड़ीसा है ना। ठीक है, और दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल की बात करें वहाँ पे भी लोहा तथा इस्पात का कार्यक्रम कार्य होता है। भिलाई छत्तीसगढ़, सलेम तमिलनाडु, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका जो है लोहा होता है। वहीं अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो हीराकुंड कोरापुटा उड़ीसा, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, कोरबा मध्य प्रदेश, रत्नागिरी महाराष्ट्र, और मेटूर तमिलनाडु, ये आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी के मानदंड में मापी जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच
मध्यमान दूरी के मानदंड में मापी जाती है? ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है खगोलीय इकाई, ऑप्शन सी है किलोमीटर या ऑप्शन डी है सौर मास। तो आपको बताना है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी है इसके मानदंड में क्या मापी जाती है ना। तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी के मानदंड में प्रकाश वर्ष मापी जाती है। वहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए साहब, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, यह लगभग आपको सभी परीक्षाओं में मिलता रहेगा। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है यूरेनस, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो क्या होगा सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन इनमें से किसके कारण हुआ था? ऑप्शन ए कहता है दुर्घटना के कारण, कि भगवान की एक पवित्र योजना है ये, ऑप्शन सी कहता है महाविस्फोट, और ऑप्शन डी है अज्ञात, यानी इसका कोई कारण नहीं है जो पता हो। प्रश्न आपसे पूछ रहा है वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का जो सृजन हुआ है वो इनमें से किस कारण हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाविस्फोट के कारण। महाविस्फोट के कारण ही ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है और ऐसा वैज्ञानिक जो है वो कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किस प्रमुख समुद्री बंदरगाह से हमारे विदेशी व्यापार के सबसे ज़्यादा परिमाण का संचालन होता है? इनमें से किस प्रमुख समुद्री बंदरगाह से हमारे विदेशी व्यापार के सबसे ज़्यादा परिमाण का संचालन होता है? ऑप्शन ए कहता है मुंबई से, ऑप्शन बी है कोलकाता से, ऑप्शन सी है कोची से, और ऑप्शन डी है मरमुगांव से। तो बताइए कि इनमें से किस प्रमुख समुद्री बंदरगाह से हमारे विदेश व्यापार के सबसे ज़्यादा परिमाण का संचालन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई समुद्री बंदरगाह से हमारे विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा होते हैं और इसके सबसे ज़्यादा परिमाण मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 है कि ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी बागान को कहा जाता है? ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी बागान को कहा जाता है फेजेंडास या त्रसिल या एस्टेनेशियस या कोरल? क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फेजेंडास। फेजेंडास जो है ये आपके ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी बागान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडास। ठीक है, आगे बढ़ें और अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, अरब सागर की मानसून शाखाओं से किस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है? अरब सागर की मानसून शाखाओं से किस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है? पश्चिमी तट, पूर्व तट, दक्षिण का पठार या राजस्थान? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अरब सागर की मानसून शाखाओं से पश्चिमी तट का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में हमने भूगोल के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को डिस्कस किया और ये सभी प्रश्न आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिए और इनको ध्यान से सुनिए, इनको बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।